हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और आज हम कर रहे हैं अध्याय 4 कृषि, जो कि है आपकी 8वीं कक्षा की बुक संसाधन एवं विकास का। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना जो है एक गांव से गुजर रहे थे। वहां ना उन लोगों ने किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। तो किसान ने उन लोगों से कहा, क्या कहा, कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है। और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसने क्या किया है, तो उसने खाद भी डाली है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उस गेहूं का क्या होगा, तो उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके जो किसान जो हैं वो बच्चों को उसके यूज़ भी बता रहे हैं कि क्या क्या गेहूं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पौधे से ना परिष्कृत करके उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। मतलब जब पौधा उगा और तब से लेके जब आप प्रोसेसिंग करके पूरा जो फाइनल जो आपका गुड तैयार होता है ना, तो उसमें इन्होंने कहा है कि 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। और वो 3 आर्थिक क्रियाएं हैं कौन सी? तो पहली है प्राथमिक, दूसरी है द्वितीयक और तीसरी है तृतीयक। ये 3 क्रियाएं हैं। अब यहाँ ना सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि देखिए प्राथमिक क्रियाओं में क्या आता है कि वो सारी क्रियाएं इसमें आती हैं जो कि प्राकृतिक से संबंधित है। प्राकृतिक से संबंधित मतलब जैसे जो कोई चीज़ उपज रही है, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है, तो उसका जो प्रोसेसिंग किया जाता है, जिसे हम प्रोसेसिंग वर्ड काफ़ी हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जो है ना, ये इस वर्ड को लिया जाता है प्रसंस्करण। तो मैं समझती हूँ कि प्रसंस्करण तो जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है यहाँ पर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हम अपने इस्तेमाल करने के लिए जो हम उसका रूप जो परिवर्तित करते हैं, उसे कहते हैं प्रसंस्करण। ठीक है। एंड थर्ड इज कि जब जो इन दोनों क्षेत्रों को, यानी कि आपका जो प्राथमिक में कोई चीज़ जो उगा रहे हैं, एंड सेकंड में क्या है कि उसको जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उनको जो सेवाएं प्रदान करते हैं, वो आता है आपका तृतीयक क्रिया में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, किनको, जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन, यानी कि आपने उसका उत्पादन किया, और निष्कर्षण से है। ठीक है, उसको निकालने से है। निष्कर्षण मतलब निकालना। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका प्राथमिक में। फिर वहीं चलते हैं, तो इसमें आता क्या क्या है, तो उसके उदाहरण इन्होंने हमें यहाँ पर बता दिए हैं। तो उदाहरण में है जैसे आप कृषि करते हैं, मत्स्य करते हैं, और संग्रहण, उनको जो स्टोरेज में जो करते हैं ना, स्टोर जो करते हैं वो, ये सारी चीज़ें किस में आ गई? तो ये आ गई आपकी प्राथमिक क्रियाओं में। फिर हम चलते हैं द्वितीयक क्रियाओं की तरफ। तो उसमें क्या है, तो संसाधनों के प्रसंस्करण, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोसेसिंग वर्ड यूज़ किया था कि संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित होता है आपका द्वितीयक क्रिया। इस्पात जो विनिर्माण है, या डबल रोटी पकाना, डबल रोटी मीन्स जो ब्रेड होती है ना, हाँ, उसको पकाना, और कपड़ा बुनना, ये सभी इन क्रियाओं के उदाहरण है। किन क्रियाओं के? तो द्वितीयक क्रिया के। ठीक है, द्वितीय जिसे कहते हैं। एंड फिर आता है आपका तृतीयक क्रिया। तो उसमें क्या है, तो जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तो फर्स्ट और सेकंड सेक्टर को, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ये क्या करती है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वही होती है आपकी तृतीयक क्रिया। तो यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सब क्या है, तो ये तृतीयक क्रियाएं हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। बात करते हैं सबसे पहले प्राथमिक क्रिया की, जो कि कौन सी है, तो कृषि। देखिए यहाँ इस चैप्टर में आपका कृषि नाम ही है, तो कृषि के बारे में ही हम जानेंगे, किस किस तरह की कृषि करते हैं, आप क्या क्या उगाते हैं। फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि जैसे इंडिया में, भारत में किस तरह से कृषि हो रही है, और बाहर यूएसए का एक एग्जांपल इन्होंने आपको दिया कि वहाँ पर कैसे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कृषि की तरफ। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है, मतलब पहली क्रिया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्यों? सबसे पहले क्या करोगे, कुछ उगाओगे ना, तो उगाओ, फसलें, फल, सब्जियां, फूलों को उगाना, और पशुधन पालन इसमें शामिल है। इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, किसमें? प्राथमिक क्रिया में, कृषि में। विश्व में ना 50% लोग जो हैं वो कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। वो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है वो क्या करती है, तो वो भी कृषि पर ही डिपेंडेंट है। अब ये जो कृषि है, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है मृदा यानी कि मिट्टी, और कल्चर का मतलब क्या होता है, तो कल्चर का अर्थ होता है कृषि करने से हुई है, तो मृदा और कल्चर से हुई है। ओके, तो एग्रीकल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है।
ओके, तो चलते हैं, बात करते हैं कि आपको कृषि के लिए चाहिए क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो भी चीज़ आपको उगानी है तो उसके लिए स्थल जो है यानी कि भूमि जो है वो आपकी उसके अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, वहाँ की मिट्टी वैसी अच्छी होनी चाहिए, है ना, जो उसको फेवर करे। तो मृदा अच्छी होनी चाहिए, जलवायु आपको वैसी मिलनी चाहिए। तो जलवायु, स्थलाकृति और मृदा, ये जो है कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं ना, वो क्या होती है, तो कृषिगत भूमि होती है। जहाँ पर आपने फसल उगा दी वो कृषिगत भूमि है। अब ये कह रहे हैं मानचित्र में आप देख सकते हो कि कृषि क्रियाकलाप के लिए विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, कोई काम कहीं पर करना है तो वहाँ की लैंड वैसी होनी चाहिए जो उसे फेवर करे, वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए, है ना, वहाँ की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप वहाँ पर कर पाएंगे। तो कृषि के लिए जहाँ पर भी जो भी चीज़ें उगानी है, वहाँ अगर आपकी वो लैंड आपको अवेलेबल है, वहाँ अगर जलवायु वैसी उतनी अच्छी है तो वो चीज़ वहाँ पर उगेगी। तो ये विश्व के मानचित्र में आपको ये यहाँ पर दिखा दिया। तो ये जो आपके ग्रीनिश ग्रीनिश है ना, ये सारे, ये क्या है, ये सारे यहाँ पर कुछ ना कुछ आप देखेंगे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उगती हैं। तो यही वो पोर्शन है जहाँ पर कोई चीज़ उगाई जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में ये वाला पोर्शन, अब देखो ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पर है ग्रीन ट्री आपको दिख रहा है, लोग भी यहीं पर बसे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो कृषिगत भूमि का विश्व वितरण आपने देख लिया है, जितना भी ग्रीनिश वाला रीजन है। हम चलते हैं आगे, कह रहे हैं कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि एग्री प्लस कल्चर क्या होता है, सैरी प्लस कल्चर क्या होता है, पीसी प्लस कल्चर क्या होता है, विटी प्लस कल्चर क्या होता है, हॉर्टी प्लस कल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर भाई मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है ना। आप क्या करते हो कृषि में, क्या करते हो, यही चीजें करते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, और इसे खेती भी कहते हैं। बात करते हैं सेरिकल्चर की। जब आप रेशम का उत्पादन करते हैं ना, तो रेशम के कीटों को आप क्यों कर रहे हैं, ताकि उस व्यापारिक यानी कि वाणिज्यिक पालन, यानी कि आप क्या करोगे, आप रेशम के कीटों को रखोगे, उनसे जो है रेशम निकलेगा और उसे आप बेचोगे, तो ये हो गया ना, वाणिज्यिक पालन हो गया। तो ये क्या है, कृषक की आय को पूरक हो सकता है, कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, साथ में रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, तो जहां पर तालाबों और पोखरों में मत्स्य का पालन किया जाता है विशेष रूप से, उसे कहते हैं पिसीकल्चर। विटीकल्चर होता है क्या, अंगूरों की खेती। एंड हॉर्टिकल्चर में सब्जियां, फूल और फलों को उगाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वर्ड्स आपको ध्यान रहेंगे और आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। कृषि या खेती को ना एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। आप बीज लगाते हैं, उर्वरक डालते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं और लेबर यानी कि श्रमिक भी लगाते हैं। जुताई, बुआई, ये सारे काम आप करते हैं, है ना। सिंचाई, निराई, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई जो है इसके कुछ संक्रियाएं हैं, मतलब ये सारे काम इसमें होते हैं कृषि में। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कृषि क्या है ना। तो यहाँ एक पिक्चर है, ये ज़रा देख ले। निवेश जो हम करते हैं, मशीनरी लगाते हैं, बीज, रसायन, जुताई, बुआई, छिड़काव करते हैं, फसल उगती है और प्रक्रम है, ये सारे जो करते हैं, और निर्गत आपका क्या है, फसल है। ओके। भौतिक निवेश क्या करते हैं, फिजिकल, जैसे कि आप देखते हो वर्षा हो रही है मृदा पे और ढाल भी अच्छी अगर है, तापमान आपको मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको क्या है, आपको मिल रही हैं आपके जो है प्रकृति से। आप क्या करते हो, तो हम क्या करते हैं, मानवीय निवेश करते हैं, है ना, रसायन डालते हैं, खाद वगैरह, मशीनरी यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं और फिर उन सब कुछ को स्टोरेज करते हैं। तो ये सारे क्या है, भौतिक और मानवीय कृषि निवेश हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कृषि समझ में आ गई है तो चलते हैं कृषि के प्रकार के, कितने तरह की कृषि है। तो देखिए, विश्व में ना कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, बिल्कुल सही बात है ना, हर जगह अलग अलग तरीके से की होती है। अब इसका रीज़न क्या है, कहीं पर भौगोलिक जो दशाएं हैं, या फिर हम कहें कि उत्पाद की जो मांग है, कि किस तरह की उत्पाद की वहाँ पर मांग है, श्रम कैसा लगा रहे हैं, और कितनी प्रौद्योगिकी वहाँ पर कैसे यूज हो रही है, कितना डेवलप है, जहाँ पर डेवलप है वहाँ पर प्रौद्योगिकी अच्छी लगती है। तो किस स्तर के आधार पर ही कृषि को हम दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। वो दो क्या है, एक तो है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। कौन सी है, निर्वाह और वाणिज्यिक। बात करें अगर निर्वाह की ना, तो निर्वाह में क्या है ना, कि जिसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, कि जो आपके किसान हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही जो कृषि करते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि, ठीक है। तो इसमें ज़रा देख लेते हैं यहाँ क्या दिया गया। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार क्या करता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, मतलब वो कृषक जो है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, और पारंपरिक रूप से कर रहे हैं। तो कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक जो श्रम का उपयोग किया जाता है, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं ना सारे, वो सब लग के करते हैं, और जो इसमें जो वो मतलब यूज़ करें ना प्रौद्योगिकी, वो भी बहुत कम है,
मतलब निम्न स्तर की है। तो निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए ज़रा देख लें निर्वाह कृषि में गहन निर्वाह कृषि क्या है। इसमें क्या होता है ना कि किसान एक छोटे से भूखंड मतलब छोटे से ज़मीन पर साधारण औजारों का यूज़ कर रहा है, ठीक है, और साधारण औजार लगा रहे हैं और खूब मतलब लेबर फोर्स लग रही है, मतलब जितने भी घर के लोग हैं सब लगे हुए हैं। अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवायु और उर्वर जो मृदा है ना उस तरह के खेत में क्या होता है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। मतलब आपको तापमान भी अच्छा मिल रहा है और जो आपकी मृदा है वो भी काफ़ी फर्टाइल है, फर्टिलाइजर मतलब आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने पड़ रहे, आपकी अच्छी जो है मिट्टी है। तो यहाँ पर वो एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। जैसे चावल जो है ना यहाँ पर वो मुख्य खेती है, मतलब चावल तो ज़्यादा ही उगाते हैं। और अन्य फसल अगर हम देखें कि गहन निर्वाह कृषि में और क्या क्या उगाया जाता है, तो वो उगाते हैं गेहूँ, मक्का, दलहन यानी कि दालें जो होती हैं, और तिलहन, दलहन, तिलहन ये सब उसमें शामिल है। गहन निर्वाह जो कृषि है ना ये मतलब कहाँ यूज़ की जाती है, कहाँ हो रहा है, तो सबसे पहले दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया, मतलब एशिया का जो साउथ वाला रीजन है, साउथ ईस्ट वाला रीजन और ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी कहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सघन मतलब डेंस जो लोग हैं, पॉपुलेटेड जो एरियाज़ है वहाँ पर हो रहा है, और जहाँ पर मानसूनी प्रदेश है वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसी के दूसरे जो है, जो हमने दो तरह से इसे डिवाइड किया, तो दूसरा क्या है, आदिम निर्वाह कृषि। क्या है, आदिम निर्वाह कृषि। तो देखिए गहन निर्वाह तो देख लिया, बहुत सारे लोग लग रहे हैं, कम आपका जो है वो जो हम लेबर फोर्स ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा है, लेकिन औजार जो है आपके पास साधारण है। बात करते हैं आदिम निर्वाह फोर्स की। इसमें क्या है, स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। मतलब आप जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने पशुओं को भी चरा रहे हैं और साथ में स्थानांतरित कृषि भी कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होता है ना, इसका इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया है कि अमेजन बेसिन, आपका जो अमेजन बेसिन है कि सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया, और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट जो हमारा भारत है, यानी कि उत्तर पूर्व जो भारत है, कहाँ कहाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी एशिया में और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। कौन सा, स्थानांतरी, मतलब एक जगह खेती की और फिर जब देखा कि वहाँ की मिट्टी जो इतनी उर्वर नहीं रह गई है, उतनी फर्टाइल नहीं है, तो फिर उसे शिफ्ट करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं स्थानांतरी कृषि, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हो रहा है। ये भारी वर्षा, मतलब क्या है कि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है, मतलब जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी वृक्ष उगते हैं। तो वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को पहले ये साफ कर लेते हैं और तब राख को मृदा में ही मिला दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, वो फर्टाइल हो जाती है। और वहाँ पर उगाते क्या हैं, तो मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद, मतलब जब वहाँ वो उतनी फर्टाइल नहीं रह जाती, तो वो क्या करते हैं, उस भूमि को छोड़ देते हैं और कृषक नए भूखंड की तरफ चले जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पर वृक्षों को काट के उसे जला देंगे और फिर उसी में उसको छोड़ देंगे और वहाँ पर खेती स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गई स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं ना स्लैश एंड बर्न, अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को याद हो तो उसे कहते हैं कर्तन एंड दहन। यहाँ ना आपको एक बात और समझनी होगी कि स्थानांतरित कृषि जो है ना, विश्व के विभिन्न भागों में इसे विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। जैसे झूमिंग, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, हमारे इंडिया के झूमिंग कहते हैं। मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका और मलेशिया में लदांग कहा जाता है। क्या कहते हैं, लदांग। ओके, चलते हैं चलवासी पशुचारण की तरफ। अब इसमें क्या है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जी ये आपको देखने को मिलेगा सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, ठीक है। मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में भी, जैसे कि आप राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर दोनों तरफ क्या है, शुष्क है ना, तो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है चलवासी पशुचारण। अब इसमें होता क्या है, तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारक जो पशु को रखते हैं, जो पशु को पालते हैं, पशु को चराते हैं, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पशुओं के लिए चारा चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए, खुद के लिए भी पानी चाहिए। तो इस प्रकार की जो गतिविधि होती है ना, ये जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। मतलब क्या है कि मतलब जब आपकी जो जलवायु वहाँ की जो कंडीशन है वो उतनी फेवर में नहीं है, तो आप दूसरी जगह जाएंगे, है ना। तो पशुचारक क्या करते हैं, जो पालते क्या क्या है, जैसे कि भेड़ पालते हैं, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं ये, ठीक है। और ये जो पशुचारक है ना, या उनके जो परिवार हैं, ये जो इनको पालते हैं तो इससे करते क्या है, तो इनका दूध लेते हैं, मांस लेते हैं, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पशुचारक और स्थानांतरित कृषि समझ में आई होगी। अब चलते हैं वाणिज्यिक कृषि की तरफ। अब ये वाणिज्यिक कृषि क्या है, तो देखो वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है ना कि फसल का जो उत्पादन करते हैं,
और जो पशुपालन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ के जो भी मतलब ये आपको वाणिज्यिक कृषि कर रहे हैं वो इसे बेच देते हैं, विक्रय के लिए करते हैं ये काम, कि खेती जो कर रहे हैं, पशुपालन जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बेचना है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी कोई व्यापारिक पृष्ठभूमि से हैं या फिर जो व्यापार के लिए कोई काम करते हैं उसमें पूंजी तो ज़्यादा निवेश करेंगे ना, तो वो पूंजी का उपयोग करते हैं। अधिकांश कार्य जो है, अब जब क्योंकि वाणिज्यिक है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ज़्यादा मशीनों से काम करवाते हैं, क्योंकि मशीनों से काम करवाना इनको सस्ता भी पड़ेगा, है ना। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किस किस में, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि में इसको आप शामिल करते हैं। तो चलते हैं जरा देखते हैं क्या क्या है। तो वाणिज्यिक अनाज क्या है, तो देखिए वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या है कि फसलें जो है किस पर्पज से उगाई जा रही हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य है कि वो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको उगाएंगे। और ये क्या उगाएंगे, किसको बेचेंगे, तो वो जो चीज़ें बेच रहे हैं वो है गेहूं और मक्का। मतलब ये तो कॉमन है, सामान्य रूप से उगाई जाती है फसलें। अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया की, जहाँ पर क्या तो शीतोष्ण घास के मैदान है, तो वहाँ पर जो वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य प्रमुख क्षेत्र है कि मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ के लोग जो भी चीज़ें उगाते हैं वो बेचने के लिए उगाते हैं। अब ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले, मतलब फार्म तो बहुत बड़े बड़े लेकिन आबादी बहुत कम है, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया में, ठीक है, जहाँ पर भी शीतोष्ण घास के मैदान है। अब यहाँ क्या है कि शीतोष्ण वाला एरिया है तो अत्यधिक ठंड होगी, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो इस टाइप पर क्या होता है, यहाँ पर एक ही फसल ये उगाते हैं। बात करते हैं मिश्रित कृषि की, किसकी, मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है ना कि भूमि का जो ये उपयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए करते हैं। और पशुधन पालन के लिए भी किया जाता है, ठीक है, भूमि का उपयोग, क्योंकि वहां पर जो भी चारा उग रहा है उसको वो पशुओं को खिलाएंगे। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको यूरोप, पूर्वी संयुक्त अमेरिका, ईस्टर्न यूएसए कह सकते हैं, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। कौन सी, मिश्रित कृषि। चलिए थर्ड वन पे आते हैं, रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या है, आपको ये तो पता ही है कि ये वाणिज्यिक का प्रकार है, वाणिज्यिक के 3 प्रकार कर रहे हैं ना हम अभी। इसमें रोपण कृषि में क्या क्या आती है, तो इसमें आती है चाय, कहवा, कॉफी, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है, तो मतलब सिर्फ एक फसल उगाई जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर क्या होता है कि लेबर भी लगती है और पूंजी की भी आवश्यकता होती है। क्या होता है, श्रम और पूंजी दोनों चाहिए आपको बड़े स्केल पे। उत्पादन का जो प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है, खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है, मतलब उसके पास ही होगा, ठीक है, खेतों के पास ही। इस प्रकार की मतलब हम बात करें, इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता है। आप क्योंकि देखो, आप एक जगह से कोई चीज़ उगा रहे हो उसको कारखानों तक ले जा रहे हो, तो डेफिनेटली तभी ले जा सकते हो ना जब आपका परिवहन जाल बहुत अच्छे से विकसित हो। तो रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र अगर हम देखें तो कहाँ पर है, तो वो है आपके विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जैसे कि मलेशिया में रबड़ मिलता है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय जो है ये इसके उदाहरण हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, वाणिज्यिक कृषि, है ना, और गहन कृषि। चलते हैं आगे, बात करते हैं मुख्य फसलों की, कि हम जो ये कृषि कर रहे हैं इसमें हम उगाते क्या क्या है। तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें विविध प्रकार की फसलें उगानी ही पड़ेंगी, है ना, तभी तो हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। तो फसलें क्या करती हैं ना, कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। मतलब जैसे देखो कि गेहूं, चावल, मक्का और जो बाजरा है ये तो आपकी मुख्य फसलें हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जूट और कपास की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये रेशेदार फसलें हैं, जूट और कपास, इनसे रेशा मिलता है। वहीं चाय और कहवे की जो हम बात करें तो वो क्या है, तो वो पेय फसलें हैं, इनसे हमें पेय पदार्थ मिलता है, ठीक है। तो चलिए जरा एक बार जरा फसलों की बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो चावल की कृषि हो रही है, ओके, तो चावल की बात करते हैं। ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, हाँ, बहुत फेमस है, बहुत लोग खाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का आहार है। किस किस का, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय का। चावल के लिए ना क्या चाहिए, मतलब किस तरह का तापमान चाहिए, तो उच्च तापमान होना चाहिए, आर्द्रता अधिक होनी चाहिए, यानी कि बारिश काफी हो, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा, यानी कि चिकायुक्त जो आपकी जलोढ़ मृदा है उसमें, मतलब जिसमें पानी वो रिटेन कर सके, पानी जो भी मृदा रिटेन करके रख सकती है उसमें ये काफ़ी सर्वोत्तम मात्रा में उगता है। तो वहीं पर ये अच्छी मात्रा में बढ़ते हैं। सबसे पहले बारिश ज़्यादा होनी चाहिए और जो मिट्टी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको रिटेन करके रख सके, तो वो क्या है, चिकायुक्त जलोढ़ मृदा। अब चीन जो है ना वो इसका अग्रणी है चावल उत्पादन में।
इसके बाद अगर देखें तो किसका नंबर आता है, तो भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का नंबर आता है। अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें भी उगाई जा सकती हैं। कि पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में तो मतलब साल में 2-3 फसलें चावल की उगा ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी काफ़ी अच्छी मात्रा में वहाँ पर मिल जाता है। बात करते हैं गेहूँ की। अब गेहूँ के वर्धन काल में क्या होना चाहिए, तो जब ये बढ़ रहा है तो उस टाइम तापमान जो है मध्यम होना चाहिए, और वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय क्या होना चाहिए, तो तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसका विकास जो है ना सुअपवाहित, मतलब अपवाह में जो मतलब इजीली जिसमें से पानी फ्लो करके निकल जाए, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं की अगर हम बात करें तो यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। और अगर हम बात करें भारत में तो ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। किसमें उगाया जाता है? शीत ऋतु में। बात करते हैं मिलेट यानी कि मोटे अनाज की, तो ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है, और इसके लिए ना कम उपजाऊ भूमि भी चलती है, जैसे कि बलुई मृदा या फिर कम उपजाऊ भूमि में भी ये उग जाता है। ये ऐसी फसलें जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान चाहिए तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखें मोटे अनाज के, तो ज्वार, बाजरा, रागी, ज्वार, बाजरा, रागी जो कि भारत में भी उगाए जाते हैं। और अगर देखें तो ये और कहाँ होता है, तो नाइजीरिया, चीन, नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है। बात करते हैं मक्का की। मक्का के लिए क्या चाहिए, तो मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। तो मक्का जो है आप कहाँ उगा सकते हैं, तो उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। तो आपको सभी फसलों का ये ध्यान रखना है, क्या टेम्परेचर चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, ओके, और कहाँ कहाँ उग रहा है। अब बात करते हैं कि मक्का जो है ना, इसको कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, और आपको ये जान के बड़ा ही अच्छा लगेगा कि विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। चलते हैं रेशे की तरफ यानी कि कपास की तरफ। तो इसकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, तो उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित, मतलब पाला नहीं पड़ना चाहिए जिस जगह में, दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब ये किस मिट्टी में उग सकता है, तो काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कहाँ कहाँ उगता है, तो चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र जो है कपास के अग्रणी उत्पादक हैं, और इससे क्या होता है, तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। चलते हैं पटसन की तरफ। पटसन के बाद हम कॉफी की एक अच्छी सी कहानी भी देख लेंगे। तो पटसन क्या है ना, इसको सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से उगती है, मतलब मिट्टी कैसी चाहिए, जलोढ़ होनी चाहिए, अच्छे ढंग से विकसित होता है। और इसे क्या चाहिए, तो उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। यह फसल जो है ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। किसमें? उष्ण कटिबंधीय। भारत और बांग्लादेश जो है पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पहले कॉफी की तरफ चलने से पहले हम जरा कॉफी की ये जो पौधे की खोज कैसे हुई ये देख लेते हैं। क्या हुआ ना कि कॉफी की खोज के विषय में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन लगभग 850 ईस्वी में, कहां पर, 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो कि बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था कि ये ऐसे क्यों उछल रही हैं। एक दिन उसने भी उस सदा रहित पौधे का क्या किया, जो भी मतलब वो पौधा उसके जो बकरियां खा लेती थी, कि फलियों का चक्कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। तो उसे ना आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया, कि उसने सबको बताया कि भाई ये जब खाते हैं ना तो क्या होता है, आनंद मिलता है। ठीक है। तो चलते हैं कॉफ़ी की तरफ, तो हम भी ज़रा आनंद ले लें। तो इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए। क्या चाहिए? गर्म और आर्द्र जलवायु। और मिट्टी कैसी चाहिए? सुअपवाहित दोमट मिट्टी। सुअपवाहित दोमट मिट्टी चाहिए। आप अगर देखोगे ना कि इस जो फसल की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, तो पर्वतीय ढाल होनी चाहिए, अधिक उपयुक्त है। जहाँ पर भी आपको देखो पहाड़ी इलाकों में आपका ये उग रहा है। और ब्राज़ील जो है वो तो क्या है, अग्रणी है, सबसे ज़्यादा जो अच्छी कॉफ़ी जो उगा रहे हैं, मतलब वो कहाँ पे उग रही है, तो ज़्यादा जो उग रही है वो ब्राज़ील में उग रही है। और इसके बाद कोलंबिया और हमारा प्यारा भारत। ठीक है। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं चाय की। अब देखिए, बागानों में उगाई जाने वाली जो एक पेय फसल है ना, वो क्या है? चाय है। बागानों में उगती है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, तो ठंडी जलवायु चाहिए, वर्ष भर समवितरित, मतलब एक जैसी बारिश होती रहनी चाहिए, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर मिट्टी की बात करें तो सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ठीक है। और पत्तियों को चुनने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, तो अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, पत्तियां जो तोड़ते हैं उसके लिए। ओके। तो चाय, कॉफ़ी, कपास, जूट, चावल, गेहूं, मक्का,
मोटा अनाज, हमने सब कुछ देख लिया, तो चलते हैं बात करते हैं कृषि के विकास की, कि कृषि का विकास क्या है, कैसे हुआ है, क्यों होना चाहिए। तो देखिए, कृषि विकास का जो संबंध है ना, बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। कि मतलब हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृषि को विकसित करना होगा। तो ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, मतलब जितना हम फसलें उगाते हैं उससे और ज़्यादा लैंड पे उगाएं, और बोई जानी फसलों की संख्या बढ़ाकर, कि मतलब जितनी फसलें उगाते हैं उससे और ज़्यादा बढ़ाएं, और सिंचाई की सुविधाओं में हम सुधार कर सकते हैं। उर्वरक और जो उच्च उपज देने वाली जो बीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स अच्छे यूज़ करें, बीज अच्छे यूज़ करें। और कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, कि हम कृषि के मशीनीकरण भी अच्छे से कर सकते हैं। तो कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है, वो जो उसका मेन फोकस है ना, वो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। सभी को अन्न मिलना चाहिए, सभी का पेट भरना चाहिए। तो कृषि का जो विकास है ना, विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हो रहा है। अधिक जनसंख्या वाली जो आपके विकासशील देश है, वहाँ पर क्या है, तो गहन कृषि करते हैं, ज़्यादातर लोग ज़्यादा है, एक ही परिवार के सभी लोग मिलकर वो क्या करते हैं, गहन कृषि करते हैं। और जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, मतलब आप क्या करते हो, अपनी डे टू डे लाइफ की जो ज़रूरतें हैं उनको फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, छोटे छोटे खेतों में उगा रहे हैं। वहीं जो बड़ी जोतें हैं, जो बड़े खेत हैं, वहाँ पर क्या होता है, तो वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जहाँ पर बड़े बड़े फार्म में खेती हो रही है, तो वो है आपका जैसे यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब इसीलिए हम यहाँ पर दो खेतों के बारे में देखेंगे, जैसे कि एक आपका इंडिया है, जहाँ पर लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादातर कृषि करते हैं, और दूसरा हम देखेंगे आपका यूएसए का एक फार्म को, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, तो आहार की आवश्यकता, और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, मतलब सबको खाना मिले, खाना पौष्टिक मिले, है ना, तभी हम क्या होंगे, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फार्म की बात करें, तो चलिए इंडिया के फार्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया ना, वो लिया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद नाम का एक छोटा सा गांव है। कौन सा है, आदिलाबाद। अब यहाँ पर क्या, एक मुन्ना लाल है, जो इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास कितनी है, तो 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, छोटा सा फार्म है 1.5 हेक्टेयर का। और वहीं गांव में जो है वो रहते में, उसका आवास मुख्य जो है वो मुख्य गांव में ही है। वे अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, ठीक है। तो बीजों को खरीद रहे हैं, उसकी भूमि उर्वर है, और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः जो 2 फसलें वो उगा रहे हैं, कौन सी उगा रहे हैं, गेहूं या चावल और दालें उगाता है, ठीक है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ क्या कर रहे हैं, तो सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है, और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र जो हैं अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि को प्रयोग करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, तो वो ट्रैक्टर से कर रहे हैं, किराए पे लेते हैं और ट्रैक्टर से करवाते हैं। समीप के जो उनके मतलब गांव के पास ही, जो मतलब उनके खेत के पास ही जो नलकूप है, जिसे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर ले लेता है, वहीं पर नलकूप है, उससे वो पानी भी ले लेते हैं। मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें भी हैं और कुछ मुर्गियां हैं, मतलब खेती नहीं कर रहे, भैंसें भी पालते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं। और निकट के शहर के में स्थित सहकारी भंडार में वो क्या करते हैं, तो वो दूध भी बेचते हैं। तो वह वहाँ का एक सदस्य भी है सहकारी भंडार का। सहकारी समिति क्या करती है, तो उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, मतलब किस प्रकार का चारा वो अपने पशुओं को खिलाएं वो, और पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों को भी बताती है, और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है, ठीक है जी। तो इस तरह से उनको हेल्प भी करते सहकारी समिति जो है। तो कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य जो हैं उनकी हेल्प करते हैं, और कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी ले लेते हैं, क्योंकि हर बार उनके पास पैसे नहीं होते ना, तो वो क्या करते हैं, सहकारी समिति से या फिर बैंक से वो क्या करते हैं, कभी कभी लोन भी ले लेते हैं। वे अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है, और अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी हमेशा रहती है, कि मतलब वो कहाँ स्टोर करें, तो इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी क्या करते हैं, मतलब हो सकता है कि उन्हें रेट अच्छा ना मिले, तभी वो क्या करते हैं कि जैसे ही फसलें उनकी कटती हैं तो उसे वो बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि स्टोरेज के लिए उनके पास कोई अच्छी जगह नहीं है। तो हाल के वर्षों में क्या हुआ, सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, लेकिन अभी वो इस तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं और अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। भैंसों को पाल रहे हैं, मुर्गी को पाल रहे हैं, भैंसों का दूध सहकारी समिति में बेच रहे हैं, और वहीं से उनको कुछ कुछ ट्रेनिंग भी मिल जाती है, बच्चों को जो कृत्रिम कैसे पशुओं का जो है वो गर्भाधान कराना है, पशु को स्वस्थ कैसे रखना है, उनको किस तरह का अनाज खिलाना है, तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ से मिलती रहती है। तो ये है एक गाँव आदिलाबाद के जो मुन्ना लाल है उनका जीवन।
1.5 हेक्टेयर भूमि में वो खेती करते हैं। चलते हैं बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक फार्म है, अब बात करते हैं उसकी कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार जो है ना, वो भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जो प्रारूपिक फार्म का आकार है ना, वो कितना है, 250 हेक्टेयर। तो सबसे बड़ा अंतर आप यहीं देख सकते हैं, कहाँ 1.5 हेक्टेयर और कहाँ 250 हेक्टेयर। तो यहाँ के जो मतलब किसान है वो क्या करते हैं, तो सामान्यतः फार्म में ही रहते हैं वो। ठीक है, अब 250 हेक्टेयर का फार्म है तो वहीं रहेंगे ना। उगाते क्या है, तो मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं जो वो उगाते हैं। बात करते हैं यूएसए के मध्य पश्चिम यानी कि सेंटर जो वेस्ट में स्थित आयोवा राज्य, कौन सा राज्य, आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, वहाँ पर रहते हैं। वे अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। मतलब पहले से ही अगर वो आश्वस्त हैं कि उनको पानी प्रॉपर मिलेगा, हाँ, जो मिट्टी है वो इस लायक है कि मक्का उगाया जा सके, तभी वो उसमें क्या करते हैं, मक्का उगाते हैं। ठीक है, और फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए वो क्या करते हैं, तो पर्याप्त उपाय किए जाते हैं कि मतलब कोई फसल को नुकसान उनकी ना पहुंचाए। समय समय पर क्या होता है ना कि वह मृदा के नमूनों को, मतलब जो उनकी मिट्टी है उसके नमूनों को मृदा परीक्षण के प्रयोगशाला में जांच के लिए भी भेजते हैं। तो देख रहे हैं कितने हाईटेक हैं। और क्या होता है कि उसके पर्याप्त पोषक है या नहीं ये देखने के लिए वो उसे भेजते हैं। उनके परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक को उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं कि भाई उनकी जो मिट्टी है वो कैसी है, उसमें क्या डालना चाहिए, उसी के बेस पर वो वहाँ पर खेती करते हैं। वो कंप्यूटर से देखा जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसकी खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। और यह जो है रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद भी करते हैं। ठीक है जी। और क्या कर रहे हैं भाई यहाँ होरन में, तो वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या यूज हो रहा है यहाँ पर। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, ठीक है, और बाजार अभिकरणों यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायिक की तरह काम करता है, मतलब किसान जो है वो बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि एक खेतिहर किसान की तरह। अब यहाँ देख रहे हैं आप कैसे ये फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे हैं, छिड़काव किया जा रहा है प्लेन से। तो आप अंतर समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भारत और वहाँ की कृषि में अंतर समझ में आया होगा, किस तरह से वहाँ मशीनों का यूज़ हो रहा है। तो ये था हमारा चैप्टर कृषि। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।